गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विसिटर, जिसे हम हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले टेरिडोफाइटा में दो जीनस का हम अध्ययन कर चुके हैं, लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। वो दोनों जो टेरिडोफाइटा थे वो क्लास लाइकोप्सिडा से संबंधित थे। आज हम दूसरी क्लास का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पिनॉप्सिडा। तो जिस प्रकार से हमने पहले जनरा का अध्ययन किया था, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन लेंगे। डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास स्पिनॉप्सिडा। ये क्लास यहाँ पे चेंज हुई है। इससे पहले वाले जो दोनों मेंबर थे वो लाइकोप्सिडा के सदस्य थे। ऑर्डर इक्विसिटेल्स, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस इक्विसिटम। दूसरा जो हमारा टॉपिक है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राप्ति स्थान और वितरण। इक्विसिटम की लगभग 30 जातियां पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर विश्व के सभी भागों में इक्विसिटम आपको देखने को मिलेगा। अगर आवास के हिसाब से हम इक्विसिटम का अध्ययन करें तो लगभग हर आवास में इसकी जो स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। इक्विसिटम की कुछ जातियां और उनके आवास का मैंने यहाँ उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया है। इक्विसिटम पोलिस्टर नामक जो जाति है वो मार्शी हैबिटेट या जिसे हम दलदली आवास कहते हैं वहाँ पे मिलेगी। इक्विसिटम प्रेटेंस ये एक जाति है, वो नम और छायादार स्थानों पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इक्विसिटम आर्वेंस जिसका वितरण, ये एक स्पीसीज है जिसका वितरण लगभग विश्वव्यापी है। इंडिया में भी ये जाति काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, लगभग पाई जाती है, डोमिनेंट स्पीसीज है। मरुद्भिद आवास के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार इक्विसिटम डेबाइल ये एक स्पीसीज है जो रेतीली ज़मीन या मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो मैदानी भाग है उनकी नदियों के जो रेतीले तट होते हैं, सैंडी रिवर बैंक्स, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। एक इक्विसिटम का मुख्य लक्षण ये है, इसके ऊपर थ्योरी के अंदर कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसे हम इकोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इक्विसिटम आपको उसमें आंसर देना है। इसका जो मुख्य कारण है, खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी सूचक। एक वैज्ञानिक थे बेनेडिक्ट, 1941 में उन्होंने ये जानकारी दी कि इक्विसिटम की कुछ जो जातियां होती है वो गोल्ड का स्टोरेज करती है, गोल्ड का संचय करती है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इक्विसिटम की जो बाह्य त्वचा या जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसकी भित्ति में सिलिका की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है और इसके कारण जो इक्विसिटम का जो तना होता है या स्तंभ होता है वो कठोर और अपघर्षी, जिसे हम एब्रेसिव कहते हैं, उस नेचर का आपको दिखाई देता है। और इसी वजह से इक्विसिटम की कुछ जातियां का उपयोग बर्तनों की सफाई में भी किया जाता है। अब जो इक्विसिटम का जो मुख्य लक्षण है, जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि जो इसका बीजाणुद्भिद, यानी हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसकी जो मुख्य पादप पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद होती है और जड़, तना और पत्ती में विभेदित होती है। तो अब हम बीजाणुद्भिद का अध्ययन करेंगे, डायग्राम की मदद से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इक्विसिटम का जो बीजाणुद्भिद होता है यानी जड़, तना और पत्ती, उनमें क्या सिम्टम्स या क्या कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे बाहरी रूप से, एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक रूप से जड़, तना और पत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इक्विसिटम का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ये डायग्राम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हो तो पूरा स्पोरोफाइट या जिसे हम बीजाणुद्भिद कहते हैं उसको आप इजीली समझ सकते हो। सामान्यतः इसकी जो जातियां होती है वो बहुवर्षीय या जिसे हम पेरेनियल हर्ब कहते हैं वो होती है। अब इसमें क्या होगा कि पूरे प्लांट को देखे हुए आप तो मुख्य रूप से एक बहुशाखित विसर्पी प्रकंद, जिसे हम ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम कहते हैं, उसमें विभेदित होता है। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, राइजोम। नीचे नाम लिख रखा है ये राइजोम। ये जो राइजोम होता है ये भूमिगत होता है या जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, और
दूसरे प्रकार की जो ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रांच दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है, ये जो ब्रांचेज होती है ये होती है इरेक्ट एरियल ब्रांचेज, सीधी वायवीय शाखाएं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इक्विसिटम का जो प्लांट होता है या बीजाणुद्भिद होता है वो मुख्य रूप से प्रकंद और वायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। अधिकांश जो जातियां होती है उसमें जो वायवीय शाखाएं या जो ब्रांचेज होती है एरियल, वो एनुअल होती है, वार्षिक होती है, परंतु कुछ जातियों में ये बहुवर्षीय भी आपको दिखाई दे सकती है। अगर साइज की बात करें तो इसका जो प्लांट होता है वो 10 से लेके 60 सेंटीमीटर तक इसकी साइज है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ इसकी जातियां ऐसी होती है जो कई मीटर तक लंबी हो सकती है। इसमें से एक स्पीसीज होती है इक्विसिटम जाइजेंसियम, इक्विसिटम जाइजेंसियम। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो लगभग 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो साइज के अंदर भी आपको कई प्रकार की विविधता या वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब हम वापस मुख्य बात पर आते हैं कि जो बीजाणुद्भिद है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। अब एक एक लक्षण का हम अध्ययन करेंगे। सबसे मेन जो है इसका स्टेम या स्तंभ। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि स्तंभ जो होता है वो प्रकंद और वायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। जो प्रकंद होगा या जो राइजोम होता है वो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित। सबसे मेन लक्षण जो इसका है आपको याद रखना है, नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों में विभेदित। चाहे वो राइजोम हो या वायवीय शाखाएं हो, पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होगा। अब अगर हम भूमिगत प्रकंद की बात करें तो भूमिगत प्रकंद भी नोड और इंटरनोड में विभेदित है और भूमिगत प्रकंद के ऊपर स्केली लीव्स, एक और सिम्टम आपको ध्यान रखना है जिसको हमें बोलते हैं शल की पत्तियां। ऐसी पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस करने में या प्रकाश संश्लेषण करने में, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको करने में सक्षम नहीं हो, उसे हम स्केली लीव्स कहते हैं। तो जो राइजोम होता है उसमें स्केली लीव्स आपको देखने को मिलेगी और स्केली लीव्स का मुख्य कार्य ये होता है कि जो पर्व संधि होती है उस पर एक प्रकार का ये आच्छद या जिसे शीत कहते हैं वो बनाती है और जो नई कलिकाएं हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करेगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी भी जातियां होती है जिसमें आर्वेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉमन स्पीसीज है, उसमें भूमिगत प्रकंद से वायवीय शाखाएं न निकलकर कुछ कंद जैसी संरचनाएं डेवलप हो जाती है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस डायग्राम में, तो ये ट्यूबर जैसी संरचनाएं भी इसमें लग सकती है और ये ट्यूबर एक प्रकार का चिरकालिक अंग जिसे हम पेरिनेटिंग बॉडीज के रूप में कह सकते हैं या अपन ये कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो ये नए पौधे को जन्म दे देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्व संधि पर इसमें आपको ट्यूबर भी देखने को मिल सकते हैं। अब प्रकंद से जो दो प्रकार की शाखाएं आपको इसमें देखने को मिलेगी, एक शाखा को हम बोलते हैं वेजिटेटिव जो कि इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रही है, और दूसरी ब्रांच को हम बोलेंगे फर्टाइल। जैसे इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब जनन सक्षम। अब आपको जो वेजिटेटिव ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, इस वेजिटेटिव ब्रांच की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये हरी होती है, ग्रीन होती है और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। और जो फर्टाइल ब्रांच जो आपको अशाखित इसमें दिखाई दे रही है, ये कैसी होगी, एक क्लोरोफिलस या फोटोसिंथेसिस करने में असक्षम। अब आप वापस देखेंगे कि जो वेजिटेटिव ब्रांच है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, वापस इस पे आते हैं, ये जो वेजिटेटिव ब्रांच आपको दिखाई दे रही है इसमें दो नाम लिख रखे हैं। क्या लिख रखा है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो वेजिटेटिव ब्रांच होती है इसमें कुछ शाखाएं ऐसी होती है जिसकी वृद्धि असीमित होती है, उसे हम असीमित वृद्धि वाली शाखाएं कहते हैं, और कुछ ऐसी शाखाएं होती है जिसकी वृद्धि सीमित होती है, उसे हम ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव ब्रांच होती है वो आपको किस प्रकार की दिखाई देती है, मुख्य रूप से ब्रांच्ड या शाखित दिखाई देगी। अब ये जो दूसरा जो पोर्शन है या जो फर्टाइल ब्रांच है ये कैसी होती है, एक क्लोरोफिलस है, और फर्टाइल ब्रांच के ऊपर मुख्य रूप से आप ये देखेंगे कि ऊपरी भाग पर एक शंकु या स्ट्रोबिलस आपको दिखाई देता है, और इस स्ट्रोबिलस के अंदर बीजाणुधानियां और विभिन्न प्रकार के जो स्पोर है वो आपको दिखाई देंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे घोड़े की पूंछ, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। तो अगर आप इसकी वायवीय ब्रांच का अध्ययन करें तो आपको रिजेंबलेंस या जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटीज आपको इस प्रकार से दिखाई देती है, इसलिए इसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि नोड और इंटरनोड की उपस्थिति के कारण ये एक संदिग्ध संरचना दर्शाता है। संदिग्ध का मतलब जिसको हम बोलते हैं
आर्टिकुलेटेड। और इसी वजह से इक्विसिटम को एक और नाम दिया गया है जॉइंटेड प्लांट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इक्विसिटम के दो उपनाम से जाना जाता है, जॉइंटेड प्लांट या हम इसी से कह सकते हैं हॉर्सटेल। इसके जो पर्व होते हैं, पर्व कहाँ दिखाई देंगे आपको डायग्राम में अगर आप देखना चाहो तो ये वाला जो पोर्शन है ये पर्व कहलाता है, ये पर्व संधियाँ, फिर ये पर्व और ये पर्व संधियाँ। ये पर्व और पर्व संधियों का जो विभेदन है ये पूरे प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके जो पर्व होते हैं वो खोखले होते हैं, उभार और खांच में विभेदित होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिज एंड ग्रूव कहते हैं। तो उत्तरोत्तर जो पर्व होते हैं उनके उभार और खांच एकांतरित रूप से आपको इसमें व्यवस्थित दिखाई देंगे। फिर आपको ये दिखाई देंगे कि इसके स्टेम के अलावा इसका जो मुख्य पोर्शन है रूट, आप ये देख सकते हैं रूट सामान्यतः इसमें आपको जड़ें दिखाई देगी। अपन ये कह सकते हैं कि एडवेंटिटस रूट आपको दिखाई देती है। पत्तियां जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ इसके लिए होती है, समान होती है, और सारी की सारी पत्तियां आपको कैसी दिखाई देती है, एक प्रकार के चक्र के अंदर, अपन ये कह सकते हैं साइकिल के अंदर आपको व्यवस्थित दिखाई देगी। पत्तियों की संख्या के अंदर आपको विविधता देखने को मिल सकती है, लेकिन पत्तियां क्या करेगी, एक प्रकार का आच्छद या जिसे हम शीत कहते हैं वो बनाती है और फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं होती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या अध्ययन किया कि जो इक्विसिटम का जो बीजाणुद्भिद है उसका जो स्टेम किस प्रकार का है, पत्तियां किस प्रकार की है, रूट किस प्रकार की है। ये थी बीजाणुद्भिद की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाहरी संरचना। अब हम आते हैं आंतरिक संरचना पे। तो आपके पास चार चीज़ें इसमें, रूट का टीएस काटोगे, लीफ इसके लिए लीजिए, इसलिए उसकी आंतरिक संरचना की इसमें जरूरत नहीं है। राइजोम आपको किस प्रकार का दिखाई देता है। फिर तने के अंदर नोड और इंटरनोड, चूंकि दोनों की संरचना अलग अलग होती है, दोनों की एनाटॉमी के अंदर विविधता देखने को मिलेगी, तो दोनों की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रूट। जब आप रूट का सेक्शन काटते हो तो बिल्कुल सामान्य रूट आपको दिखाई दे रही है। इसमें मुख्य लक्षण आपको विशेष रूप से मैं 2 या 3 लाइन में बताता हूँ। रूट हेयर आपको दिखाई देता है जो कि सभी रूट के अंदर दिखाई देता है। एपिडर्मिस, बाहरी जो कॉर्टेक्स है वो दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से निर्मित स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, आंतरिक जो कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस से निर्मित। ये सामान्य लक्षण है, ये आपको दिखाई देता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सबसे मेन लक्षण इसका ये है कि इसमें एंडोडर्मिस होती है, जिसे हम अंत त्वचा कहते हैं, वो 2 स्तर की होती है, और पेरीसाइकिल सामान्यतः जड़ों के अंदर आपको दिखाई देती है। तो इक्विसिटम की जो रूट होती है उसमें आपको परिरम या पेरीसाइकिल दिखाई नहीं देगा। और एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरिन पट्टिकाएं उपस्थित होती है वो केवल आउटर एंडोडर्मिस में आपको दिखाई देगी। अगर आपके स्टील का अध्ययन करें, रंग का अध्ययन करोगे, तो रंग एक प्रकार का ठोस रंग जिसे हम प्रोटो स्टील कहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटो स्टील ठोस रंग, यानी इसमें किसी प्रकार का अपन ये कह सकते हैं कि पित्त आपको दिखाई नहीं देगा। प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है। जाइलम की संख्या में विविधता हो सकती है, 2 से लेकर 4 तक जाइलम आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं डायआर्क टू टेट्रार्क। तो एक प्रकार का सामान्य लक्षण रूट के अंदर आपको दिखाई देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका यह है कि जब आप इसके तने का अध्ययन करते हो, तने में भी जब आप इसके अपन कह सकते हैं कि पर्व या इंटरनोड का, तो आपको किस प्रकार का दिखाई देता है। इस डायग्राम से ही अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये पूरा जो तना है वो उभार, जिसे हम रिज और खांच ग्रुप कहते हैं, उसमें विभेदित, यानी लहरदार, जिसको हम बोल सकते हैं कि पूरा स्टेम आपको दिखाई देगा। तने की जो एपिडर्मिस होती है वो एक स्तरीय होती है। सिलिका की परत आपको इसके ऊपर दिखाई दे सकती है। रंध्र जो भी होंगे आप ये देखेंगे स्टोमेटा, ये खांच में आपको दिखाई देंगे। अब इसका जो कॉर्टेक्स होता है उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे एक नाम लिख रखा है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया। फिर लिख रखा है पेलिसेड टिश्यू, ये मिडिल कॉर्टेक्स हो गया। और फिर लिख रखा है इनर कॉर्टेक्स, जो कि मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो कॉर्टेक्स को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया। बाहरी कॉर्टेक्स दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से निर्मित, इसमें आपको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि इन दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की संख्या जहाँ उभार है वहाँ ज़्यादा है और जहाँ खांच है वहाँ कम। ये सिम्टम आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है और यही आपको वहाँ पे लिखना भी है और याद भी करना है। अंदर की तरफ जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो क्लोरेनकाइमेटस होता है या हरित लवक युक्त कोशिकाओं का होता है, और फोटोसिंथेसिस करने में ये पोर्शन है वो सक्षम होता है। इस वजह से तना है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। इनर कॉर्टेक्स मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित, लेकिन इनर कॉर्टेक्स की विशेषता ये होती है कि इसमें एयर चैम्बर भी पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े संरचना है एरेनकाइमा की तरह, और इसका यहाँ नाम लिख रखा है वेलिकुलर कैनाल। तो जो संरचना आपको इसमें दिखाई दे रही है
वो ये है कि एक कैनाल उपस्थित होती है, और कैनाल में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कैनाल कहाँ उपस्थित है, जहाँ खाँच है उसके नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आप इसका डायग्राम बनाएं तो वेलिकुलर कैनाल यानी जो कॉर्टेक्स में उपस्थित है उसको कहाँ दिखाओगे, खाँच के नीचे दिखाओगे, उभार के नीचे आप इसको नहीं दिखाओगे। इक्विसिटम की जो एंडोडर्मिस होती है वो अलग अलग स्थिति दर्शाती है। जैसे इक्विसिटम आर्वेंस में ये केवल एक स्तर के रूप में होती है। इक्विसिटम डेबाइल में इनर और आउटर दोनों जगह आपको एंडोडर्मिस दिखाई देगी, ठीक है। और कुछ जातियों में ऐसी होती है, जाइजेंसियम में केवल प्रत्येक समन पूल के चारों तरफ दिखाई देगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्पीसीज में एंडोडर्मिस कहाँ दिखाई दे रही है, एक ही आपको बाहर की तरफ पूरे वलय के अंदर आपको दिखाई देती है। परिरम पेरीसाइकिल होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्त्री आपको दिखाई देगा। अब जो पित्त होता है, पित्त जो होता है वो कैविटी के चारों ओर एक वलय में उपस्थित होता है। ये देखो आप पित्त है, पित्त कैविटी आपको ये दिखाई दे रही है। अब इसमें मुख्य लक्षण आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और एंडार कंडीशन के आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके समन पूल ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग अपन ये कह सकते हैं कि जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें सब समन पूल होते हैं। इस प्रकार के समन पूल आपको दिखाई देंगे। समन पूल होंगे वो वेलिकुलर कैनाल के ऑल्टरनेट के रूप में या एकांतरित क्रम में पाए जाएंगे। एकांतरित का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वेलिकुलर कैनाल है, यहाँ बाहर की तरफ देखेंगे ये, तो यहाँ पे तो ये इसके अल्टरनेट है या इस जगह आप ये देख सकते हैं इस पोजीशन को। यानी बिल्कुल बनाते समय आपको डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि वेलिकुलर कैनाल कहाँ बना रहे हो, वेस्कुलर बंडल की पोजीशन आप किस प्रकार से दिखाते हो, ये सबसे मेन लक्षण है। अब इसका जो प्रोटोजाइलम होता है वो विघटित हो जाता है और एक और कैनाल का निर्माण करता है, जिस कैनाल को हम बोलते हैं कैरिनल कैनाल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है कि दो कैनाल आपको इसमें मुख्य रूप से दिखाई देगी, ठीक है। अब एक थ्योरी के अंदर कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो इक्विसिटम का जो प्लांट होता है उसमें जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक यानी जलोदभिद और मरुदभिद दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम में ही अगर देखना चाहें तो पहला लक्षण ये है कि आप देखेंगे कि जो इसका स्टेम है यानी प्रोरोह है वो उबार और खांच में विभाजित होता है, जो कि जीरोफिटिक लक्षण है। या हम ये कह सकते हैं कि मरुदभिद के लक्षण कौन कौन से हैं, उबार और खांच में विभेदन का पाया जाना, धसे हुए रंध्र पाया जाना संकन स्टोमेटा, द्रवोत्तक कोशिकाओं की मात्रा का पाया जाना, पत्तियां स्केली है और रिड्यूस्ड है, कम पाई जाती है। वायवीय प्रोरोह जो है तना है उसमें पेलिसेड टिश्यू यानी हरित लव की कोशिकाएं उपस्थित है, और वेस्कुलर सिलेंडर की जो उपस्थिति है ये ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि इक्विसिटम है वो मरुदभिद आवास का पौधा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो जलीय पौधों के भी आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे जलीय पौधों में हमेशा अपन देख सकते हैं कि एरेनकाइमा पाए जाते हैं जो कि पौधे को तैरने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल दो प्रकार की कैनाल इसमें उपस्थित होती है, जो कि एरेशन सिस्टम को दिखाती है। और जाइलम होता है इसका रिड्यूस्ड होता है क्योंकि कैनाल बन गई, या अपन कह सकते हैं कि जाइलम है वो रिड्यूस्ड हो गया। तो इक्विसिटम के अंदर जलोदभिद और मरुदभिद दोनों आवास के लक्षण पाए जाते हैं। ये जो सेलुलर डायग्राम को दिखा रखा है जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसकी मदद से भी आप जो पर्व संधि है उसको समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कैरिनल कैनाल है, प्रोटोजाइलम के विघटन से बनी। ये वेलिकुलर कैनाल आपको दिखाई दे रही है। पेलिसेड टिश्यू किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, संकन स्टोमेटा आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल उबार के नीचे ज़्यादा है, खांच के नीचे कम है। इस पोजिशन को आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब जो दूसरा है इसका जो महत्वपूर्ण है कि ये तो हमने देखा कि अगर आप इसके पर्व का अध्ययन करते हो, अगर पर्व संधि का अध्ययन करते हो तो क्या अंतर दिखाई देंगे। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। अंतर आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि पर्व संधि के अंदर एक तो पित्त है वो खोखला आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी जगह एक ठोस संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं नोडल डायफ्राम। और ये नोडल डायफ्राम जो दो उत्तरोत्तर पर्वों को एक दूसरे से अलग करता है, इस वजह से इसे नोडल डायफ्राम कहते हैं। दूसरा जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, वेलिकुलर कैनाल आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये जो डायग्राम है ये आपको नोड का दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं टीएस ऑफ नोड। तीसरा इसमें ये करैक्टर अपन बता सकते हैं कि वेस्कुलर सिलेंडर है वो एक वलय केंद्र है। जाइलम आप देख सकते हैं, फ्लोएम देख सकते हैं, जबकि उसमें अलग अलग पूल बनाया हुआ था। इसमें कंटिन्यूस रिंग के रूप में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। कैरिनल कैनाल भी अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक अंतर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि समन सिलेंडर से लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। यह आप देख सकते हैं लीफ ट्रेस और ये ब्रांच ट्रेस। ये ट्रेस क्या करते हैं, नई शाखाओं को और नई पत्तियों को जन्म देने का कार्य करेंगे। तो बाकी सारे के सारे लक्षण सेम है,
पर्व और पर्व संधि के नोडल डायफ्राम की उपस्थिति, समनपूल का वलय केंद्र पाया जाना और लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस की उपस्थिति है वो इसको इससे अलग करती है। और तीसरा जो इसका जो डायग्राम है कि अगर हमने ये पर्व और पर्व संधि के टीएस का अध्ययन कर लिया, अगर आप प्रकंद का टीएस का अध्ययन करते हो तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए डायग्राम आपके सामने, इससे पहले वाले दोनों डायग्राम भी हम लोगों ने देखा, लगभग सेम है। एक तो प्रकंद की जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, जबकि जो नोड होता है इंटरनोड होगा उसमें स्टेम आपको दिखाई देगा। द्रोटोदक जो कोशिका है स्क्लेरेन्काइमा वो सामान्यतः कम होती है, उसमें ज़्यादा होती है। दूसरा क्लोरेन्काइमा टेस्ट जो सेल है आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकंद भूमिगत होता है तो फोटोसिंथेसिस करने में प्रकंद आपको अपन कह सकते हैं कि सक्षम नहीं होगा। और तीसरा अंतर है कि वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल और केंद्रीय कैनाल, ये सब जो है प्ररोह जिसको हम बोलते हैं या एरियल सूट बोलते हैं उसकी तुलना में कम होती है। तो आज हमने इक्विसिटम का बीजाणुद्भिद, उसकी बाहरी संरचना और नोड, इंटरनोड और राइजोम का अगर आप टीएस काटते हो तो कौन कौन से ऊतक दिखाई देते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। कल हम इसमें इक्विसिटम में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।